Hello everyone. In this video, I am going to take the topics development of resources and Agenda 21 from the chapter Resources and Development. तो इसके पहले हमने देखा है इस चैप्टर में कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और किस तरह से डिवीज़न है रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड या नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज, स्टॉक एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो कई तरीके से हमने कैटेगराइजेशन रिसोर्सेज का किया है। फिर जो यूज़ है रिसोर्सेज का वो कौन कर रहा है? ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं, अपनी जो हमारी जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स और अपने कंफर्ट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स को हम बना रहे हैं। वो चीज़ें कैसे बन रही हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओर निकाल रहे हैं, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं काफ़ी देरी से, कोल है उसको हम उस इनडिस्क्रिमिनेट यूज उसका भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और उसको दोबारा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, ठीक है। और इसको अपनी नीड के साथ साथ अपनी ग्रीड भी है, बहुत कुछ लोगों की ग्रीड भी इसमें इन्वॉल्व है, जिससे कि इनडिस्क्रिमिनेट इसका यूज़ हो रहा है। अब इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है? रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीशन पे है, यानी ख़त्म होते जा रहे हैं और कुछ ही हाथ में, एक्यूमुलेट इन फ्यू हैंड्स एंड लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। वो क्राइसिस कौन कौन सी हैं? जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, लैंड डिग्रेडेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके इल इफ़ेक्ट्स हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हमारे ऑटोमोबाइल से निकलते हैं वो एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में जा रही है काफ़ी ज़्यादा। डिफॉरेस्टेशन हमें करना पड़ रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन करना है, शहर आगे बढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ लगानी हैं। तो जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो यानी जो हमारी ग्रीनरी है हमारे अर्थ की, जो हमें ऑक्सीजन देती है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर कई जगह से ख़त्म हो रही है, हट रही है। तो वहाँ से जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो अंदर आ रही हैं, ठीक है। और ये जो कवरिंग है कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की हमारे एटमॉस्फेयर पे, वो जो रेडिएशंस हैं जो अर्थ से टकरा के वापस एनवायरनमेंट में जाते हैं वो नहीं हो पा रहा है, जैसे कि वो टकरा के दोबारा हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। और इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। जो टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स उससे पिघल रहे हैं, कई छोटे छोटे जो आइलैंड नेशंस हैं उनके एग्जिस्टेंस पे खतरा आता जा रहा है। तो ये चीज़ें इसके इल इफ़ेक्ट्स हैं। Three major problems that has resulted due to indiscriminate use of resources by human beings, वो क्या क्या है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। अगर नीड के अकॉर्डिंगली देखें तो अर्थ पे हर पर्सन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हैं, वो सफिशेंट हैं। लेकिन अगर ग्रीडी कोई हो जाएगा तो वहाँ पे इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होगा और ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाएंगे। सेकेंड इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स विच डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू द रिच एंड द पुअर, ठीक है। तो एक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ ही लोगों के अगर हाथ में चले जाते हैं तो वहाँ पर एक जो सोसाइटी में डिवीज़न है रिच एंड पुअर के बीच का, वो हमें देखने को मिलता है, जो कि सोसाइटी के लिए एक पीसफुल और हारमोनियस एटमॉस्फेयर मेंटेन रखने के लिए वो फिर चैलेंज हो जाता है। इसमें मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, रिवोल्यूशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं।
Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological problems such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. ठीक है, ज़मीन भी ख़राब हो रही है इससे, क्योंकि जहाँ पर जैसे माइनिंग है तो वहाँ पे अगर जब तक मिनरल्स निकल रहे हैं उसके बाद वो जगह पूरी छोड़ दी जाती है, जिससे कि फिर वो ना ही एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है, ना किसी और चीज़ के लिए। तो इस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। जो केमिकल वेस्ट हैं वो भी हम ज़मीन पे डाल देते हैं, डंप करते जा रहे हैं एक जगह पे, तो उस पूरी जगह की जो क्वालिटी है, सॉइल क्वालिटी, वो ख़राब होती जाती है, ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। तो कई तरीके से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जो केमिकल्स हैं वो सीप करते जाते हैं ज़मीन के अंदर और जो अंडरग्राउंड वाटर कॉलम है उसको भी पोल्यूट करते हैं। तो कई तरीके की जो डिजीज़ेज़ हैं जो कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो इस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ के लिए एक डेंजर क्रिएट कर रहा है। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि अर्थ जो हमारा ब्लू प्लैनेट है उसको बचाने के लिए ग्लोबल लेवल पे एफर्ट शुरू हुए और इसमें फिर आता है एजेंडा 21। सो व्हाट वाज एजेंडा 21? एजेंडा 21 was a declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), which took place at Rio de Janeiro, ब्राज़ील। तो एजेंडा 21 क्या था? वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में इस पे साइन किए, इस पे समिट की और ये समिट हुई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। इट वाज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या चीज़ें रखी गई? कार्बन एमिशंस पे फोकस किया जाता है जब भी ये वर्ल्ड कार्बन समिट भी होती हैं, जिनमें कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से हम जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मिनिमाइज़ कर रहे हैं, रीसाइकलिंग पे कैसे हम फोकस कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स पे हमारे रिसर्च क्या हैं, कहाँ तक हमें इसमें सक्सेस मिली है। ठीक है, रिड्यूस करना, ठीक है, ऐसी चीज़ों का यूज़ जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक हैं, डेंजरस हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ किस तरीके से हमें मिनिमाइज़ करना है, इन पे डिस्कशन हमेशा चलता है। तो एजेंडा 21 में क्या था? इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हैं, यानी प्रेजेंट नीड को पूरा करते हुए हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड पर भी ध्यान देना है, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा के रखना है। दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट नीड को भी पूरा करना है, ऑल्टरनेटिव्स पे रिसर्च करनी है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स हैं उनकी यूज़ को कम करना है, रिड्यूस करना है और रिसाइकिल करना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो इसी को फोकस करते हुए सारी प्लानिंग इसमें करी जाती है। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करते हैं इसमें। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, यानी एनवायरनमेंट को बचा के रखना है, उस पे जो उसके लिए जो चीज़ें ख़राब हैं उनको रिड्यूस करना है, कम करना है। पॉवर्टी एलिमिनेशन पर भी ध्यान दिया जाता है, डिज़ीज़ को भी कम करना है, यानी एनवायरनमेंट हमारा क्लियर रहेगा और केमिकल्स या इस तरीके की चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे, या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उन्हें हम स्प्रेड नहीं करेंगे, तो डिजीज़ भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होंगी। तो डिज़ीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, अब इन सब चीज़ों को अचीव करना किसी एक कंट्री या नेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर एक कंट्री में हो रहे हैं तो उसको दूसरे कंट्री को भी ट्रांसफ़र किया जाए कि कैसे रिसाइकल करना है या कैसे क्या ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं। तो इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की गई है ऑन कॉमन इंटरेस्ट। अब एनवायरनमेंट तो सभी के लिए है, ऑक्सीजन सभी को चाहिए तो इसमें यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट की बात की गई है।
बढ़ना भी सभी को, डेवलपमेंट भी सभी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी फुलफ़िल करते हुए और कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में देखते हुए और ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आ रही है, सिर्फ यहाँ पे नीड और रिक्वायरमेंट ही नहीं कि हमें ये चीज़ें चाहिए या इन चीज़ों को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आती है कि हम जुडिशियस मैनर में इन रिसोर्सेज को यूज़ करें, उनके वेस्टेज को मिनिमाइज़ करें, यानी अवेयरनेस भी यहाँ पे एक अहम जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस तरीके से हम अवेयरनेस को स्प्रेड करें, एजुकेशन को स्प्रेड करें, जिससे कि लोग, जो पब्लिक है, जो पीपल है, वो भी इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। ठीक है, इवन सिर्फ उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए या पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए पे कर देना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज भी बहुत होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आप जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से या थर्मल से या फिर जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो सभी में हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमारे यहाँ थर्मल और हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत जुडिशियस मैनर में किया जाता है। तो उसी तरीके से जो वेस्टेज है उसको भी हमें मिनिमाइज़ करना है। अब एलईडी जो बल्ब्स आ गए हैं, एलईडी जो टीवीज़ आ गई हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो कि एलईडी पे वर्क करते हैं, जो कि पावर कम कंज्यूम करते हैं। तो ये रिसर्च है। ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है जो कि हर कंट्री एक दूसरे से शेयर करता है। तो पब्लिक के बिहाफ पे अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें तो वेस्टेज को मिनिमाइज़ करना है और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए उसमें ऐसी चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual needs and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. ये बहुत important line है। इसमें ये कहा गया कि हर जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पे, ठीक है, अपनी जोग्राफिकल कंडीशंस या अपनी नीड्स या किस तरीके के रिसोर्सेज उनके पास हैं, कितनी पॉपुलेशन है, क्या उनकी नीड्स हैं, ठीक है, तो इन सब को फोकस करते हुए लोकल एजेंडा 21 हर गवर्नमेंट लोकल लेवल पे क्रिएट करे। एजुकेशन अवेयरनेस से लेके पॉवर्टी एलिमिनेशन में कहाँ तक वो सपोर्ट कर सकते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज को एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाने के लिए या एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसको कम करने के लिए अवेयरनेस से लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी तक हर चीज़ को किस तरह से वो स्प्रेड कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव्स वो एडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ पे इन चीज़ों पे एजेंडा 21 खुद लोकल गवर्नमेंट बनाए, यानी खुद ऐसे इश्यूज़ को उठाए, अपनी जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं या फिर पॉपुलेशन सेगमेंटेशन है या सोसाइटी में किस तरीके का सेगमेंटेशन है, उन चीज़ों पे फोकस करते हुए खुद अपना एजेंडा 21 बनाए। तो 1992 से ये अर्थ समिट से शुरू हुआ, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील से शुरू हुआ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में इसको शुरू किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट और नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया ताकि हम जो डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क करें और एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाएं, डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचाएं, पॉवर्टी एलिमिनेशन पे वर्क कर सकें और इस पे ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करी गई। सो दिस वाज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड देन द एजेंडा 21।